ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में। हार्ट फेलियर दो टाइप का हो सकता है। हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के अंदर मैकेनिज्म क्या होता है? कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जाती है आपकी कार्डियोमायोसाइट्स की, जो वेंट्रिकल्स के अंदर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। वो अब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहे, उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ही कम हो चुकी है, जिसके कारण आपका जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो लेस देन 40% है। हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं? एक्यूट कॉजेस हो सकते हैं एमआई एंड हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, और क्रॉनिक कॉजेस के अंदर आता है आपका डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड लेफ्ट साइड के सारे वैल्वुलर हार्ट डिसीज, जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस, एओर्टिक रिगर्जिटेशन एंड माइट्रल रिगर्जिटेशन। तो ये तो आपकी होगी बात हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन, जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो जा रही है और इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 40 है। दूसरा होता है हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। इसमें वेंट्रिकल की कॉन्ट्रैक्टिलिटी तो प्रिजर्व्ड है, मतलब वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी नॉर्मल है, लेकिन वेंट्रिकल स्टिफ हो जा रहे हैं, इसीलिए वेंट्रिकल्स रिलैक्स नहीं कर पाते। जब वो रिलैक्स नहीं कर पाते तो ब्लड फिलिंग जो है वो कम होती है। जब ब्लड फिलिंग कम होगी तो आपका कार्डियक आउटपुट जरूर कम होगा ना। जरूर आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी प्रिजर्व्ड है, लेकिन ड्यू टू लेस ब्लड फिलिंग कार्डियक आउटपुट इज लो। और यहाँ पर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो होता है वो मोर देन 50% होता है इन केस ऑफ हार्ट फेलियर विद प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन। और इसके दो कॉजेस होते हैं, एक होता है आपका हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी और दूसरा होता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। फिर हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है वो होता है डिज्निया। डिज्निया के दो मैकेनिज्म होता है। पहला मैकेनिज्म होता है पल्मोनरी कंजेशन। आपका चूंकि फेलियर हो रहा है हार्ट का, तो ऑब्वियसली बैकवर्ड कंजेशन होगा, पल्मोनरी कंजेशन होगा, साथ में कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है हार्ट फेलियर के अंदर, तो जो आपके रेस्पिरेटरी मसल्स थे उनका ब्लड परफ्यूजन भी कम हो जाएगा। तो एक ये मैकेनिज्म है और दूसरा पल्मोनरी कंजेशन है। इन दोनों के कारण आपको मोस्ट कॉमन सिम्टम दिखेगा हार्ट फेलियर के अंदर, दैट इज डिज्निया। दूसरा जो मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है दैट इज योर पैरोक्सिसिमल नॉक्टर्नल डिज्निया, मतलब एपिसोड्स आते हैं डिज्निया के रात के दौरान। ऐसा क्या चेंजेस होते हैं नाइट के टाइम के दौरान? ड्यूरिंग नाइट टाइम देयर इज डिक्रीज एड्रेनर्जिक एंड रेस्पिरेटरी ड्राइव। एड्रेनर्जिक ड्राइव कम होने के कारण कॉन्ट्रैक्टिलिटी हार्ट की और कम हो जाती है, और रेस्पिरेटरी ड्राइव कम होने के कारण हाइपोक्सिया बढ़ जाता है। और ये दोनों कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम होना, हाइपोक्सिया बढ़ना, दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिज्निया के लिए। एक और चीज होती है ड्यूरिंग नाइट टाइम, दैट इज जो ब्लड होता है ये शिफ्ट करता है फ्रॉम पल्मोनरी सर्कुलेशन टू दी ब्रोंकियल सर्कुलेशन। अब नॉर्मली अगर आप एनाटॉमी देखोगे तो ये आपका एयरवे होता है, उसके बाजू में ये ब्रोंकियल आर्टरी है। नाइट टाइम के दौरान इस ब्रोंकियल आर्टरी के अंदर ज्यादा ब्लड प्रेजेंट आएगा फ्रॉम दी पल्मोनरी सर्कुलेशन, और ये कंप्रेस कर देगा एयरवे को, दस लीडिंग टू मोर डिज्निया। तो रात के टाइम पे देयर विल बी पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज्निया। फिर हम बात करते हैं ये, हाँ, पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिज्निया ये मोस्ट स्पेसिफिक सिम्टम है। अगर ये आपको क्वेश्चन के अंदर दिख जाए तो आप हार्ट फेलियर डायग्नोसिस बना लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं सीवियर हाइपर हार्ट फेलियर ऑन सुपाइन पोजिशन, मतलब सीवियर ब्रेथलेसनेस का आपको सिम्टम दिखाई देगा सुपाइन पोजिशन पे। इसको हम कहते हैं ऑर्थोपनिया। क्यों ऐसा क्या होता है सुपाइन पोजिशन में? सुपाइन पोजिशन में जो आपका डायफ्राम होता है ये लंग्स के अंदर चला जाता है, दस कंप्रेसिंग द लंग्स। और इससे क्या होता है, बेसिकली आपका लंग्स जो ऑलरेडी कंजेस्टेड थे उनके अंदर और प्रॉब्लम आ गया, और डिज्निया और ब्रेथलेसनेस होगा आपको, एंड इंक्रीज ब्लड रिटर्न फ्रॉम लोअर लिम्स टू हार्ट एंड लंग्स। सुपाइन पोजिशन में ज्यादा ब्लड रिटर्न करता है आपके लोअर लिम्स से हार्ट एंड लंग्स की तरफ। जब लंग्स की तरफ और हार्ट रिटर्न करे और ब्लड रिटर्न करेगा तो और ज्यादा पल्मोनरी कंजेशन जो हो रहा था वो वर्सन करेगा, जिसके कारण ऑर्थोपनिया हम कहते हैं इसे। स्वेलिंग की अगर हम बात करते हैं तो ड्यू टू डिक्रीज कार्डियक आउटपुट आपका जो रास है वो एक्टिवेट हो जाता है, रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज लेवल्स ऑफ अल्डोस्टेरॉन। और ये अल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर स्टिमुलेटिंग द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड वाटर, एंड सोडियम एंड वाटर के रिटेंशन से क्या होता है, स्वेलिंग होता है। साथ में अगर आप देखोगे तो ये इंक्रीज लेवल्स ऑफ अल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द रीमॉडलिंग ऑफ द हार्ट, मतलब फाइब्रोसिस ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। इसके लिए आपका अल्डोस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ में क्वेश्चंस के अंदर कुछ अगर ऐसी साइंस दी हुई होगी तो आप जो है गेस कर सकते हो कि किस साइड का हार्ट फेलियर होगा और इजेक्शन फ्रैक्शन रिड्यूस्ड होगा या नहीं होगा, वो आप पता कर सकते हो। तो अगर पल्सस अल्टरनेंस दिया हुआ है तो पल्सस अल्टरनेंस सजेस्ट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल सिस्टोलिक फेलियर का। अगर आपका S2 में वाइड स्प्लिट दिया गया है तो ये सजेस्ट करता है आपके राइट वेंट्रिकुलर फेलियर का, लेट P2 कॉज हो सकता है इसका। और अगर आपको S2 के अंदर रिवर्स स्प्लिट दिया गया है तो आप सोचिएगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर का, ड्यू टू लेट A2। सिमिलरली अगर आपको बोला गया कि एबनॉर्मल हार्ट साउंड में S3 हार्ट साउंड प्रेजेंट है तो आप सोचिएगा हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। और अगर S4 हार्ट साउंड ये एबनॉर्मली प्रेजेंट है तो आप सोचिएगा हार्ट फेलियर विथ प्रिजर्व्ड इजेक्शन फ्रैक्शन के बारे में। देखो S3 हार्ट साउंड तब प्रेजेंट होता है जब आपके वेंट्रिकल्स जो है
उनके अंदर ज्यादा ब्लड प्रेजेंट होता है और सिस्टोलिक फंक्शन जो है वो गायब हो जाता है, तब जाके आपका S3 हार्ट एबनॉर्मल हार्ट साउंड होता है वो प्रेजेंट होता है। तो वही जो आपका S4 हार्ट साउंड होता है ये तब प्रेजेंट होता है जब आपके वेंट्रिकल स्टिफ हो जाए, जब वो रिलैक्स ना करे, जब वो रिलैक्स ना करे तब जाके आपको S4 हार्ट साउंड प्रेजेंट होता है। फिर हम बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन आप क्या करोगे। पहला इन्वेस्टिगेशन आप करोगे चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे में पल्मोनरी कंजेशन के कारण आपको जो है बैटविंग अपीयरेंस देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके से बैटविंग अपीयरेंस। और साथ में जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन आप कर सकते हो, बीएनपी लेवल्स को देखो, दे विल बी रेज्ड ड्यू टू वेंट्रिकुलर स्ट्रेचिंग। फिर हम बात करते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट में फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक हार्ट फेलियर विद रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन आपको कैसे ट्रीट करना है। आपको सारी की सारी फर्स्ट लाइन ड्रग्स शुरू करनी है लो डोज के अंदर। फर्स्ट लाइन ड्रग्स वो है जो कि मोर्टेलिटी को रिड्यूस करती है, 4 है नंबर के अंदर, कौन सी होती है उसको हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, हमको लो डोज के अंदर जब हमने फर्स्ट लाइन ड्रग शुरू की तो उसको हर 2 से 3 हफ्ते के बाद अप टाइट्रेट करना है 3 महीनों तक, जब तक आपका मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज नहीं आ जाता। 3 महीने तक आपका जो है मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज आ जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन जो है रिड्यूस लेस देन 35% होता है तो आप हर पेशेंट के अंदर, इसके बाद भी अगर आपका इजेक्शन फ्रैक्शन लेस देन 35% होता है तो आप हर पेशेंट के अंदर आईसीडी को इम्प्लांट करोगे, दैट इज इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर इन ऑल पेशेंट्स टू डिक्रीज द रिस्क ऑफ सडन कार्डियक डेथ। और अगर पेशेंट के अंदर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक प्रेजेंट है, मतलब आपका लेफ्ट साइड का जो वेंट्रिकल है ये लेट डिपोलराइज हो रहा है, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक वाइड क्यूआरएस अगर प्रेजेंट है, तो फिर उस केस में आप आर्टिफिशियल पेसमेकर की मदद से कार्डियक रिसिंक्रोनाइजेशन थेरेपी करते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, दोनों का लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल को सेम टाइम पे डिपोलराइज करते हैं ताकि लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक ना रहे। ठीक है जी। फिर हम बात करते हैं कि आपकी बेसिकली कौन से होते हैं 4 फर्स्ट लाइन ड्रग्स। तो उनकी ये 4 क्लासेस है। पहला रास इनहिबिटर मतलब बेसिकली एस इनहिबिटर, और दूसरा होता है आपका 81 रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर, इसको हम कहते हैं आर्नी। 81 रिसेप्टर ब्लॉकर प्लस नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर। अगर हम देखेंगे तो ये जो आर्नी वाला कॉम्बिनेशन है, 81 रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि वालसार्टन और नेप्रिलाइसिन इनहिबिटर जो कि है सैक्यूबेट्रिल, ये सैक्यूबेट्रिल और वालसार्टन का जो कॉम्बिनेशन है ये ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू एस इनहिबिटर एंड 81 रिसेप्टर ब्लॉकर। अगर आपको टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए कि कोई पेशेंट है एस इनहिबिटर के ऊपर और उसको हमें चेंज करना है आर्नी के ऊपर, तो हमको कितना टाइम ड्यूरेशन रखना चाहिए बीच में, तो स्टॉप एस इनहिबिटर 36 आवर्स बिफोर आर्नी स्टार्ट। फिर हम बात करते हैं दूसरे फर्स्ट लाइन ड्रग के बारे में, दैट इज योर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स जो 3 है वो आपके अप्रूव्ड है फॉर दिस हार्ट फेलियर। वो है आपके बेसिकली बिसोप्रोलॉल, कार्विडोलॉल, मेटाप्रोलॉल, सक्सिनेट। और इनको हम एक्यूट डिकम्पनसेशन के अंदर कभी यूज नहीं करते। फिर हम बात करते हैं आपके मिनरलोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, या फिर जैसे आप बोल सकते हो अल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। ये 2 है, एक है स्पाइरोनोलेक्टोन और दूसरा है एप्लेरोनॉन। इनको हम तब यूज करेंगे जब आपके पोटेशियम के लेवल्स लेस देन 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होंगे और ईजीएफआर के लेवल्स आपके मोर देन 30 होंगे। फिर हम बात करते हैं SGLT2 इनहिबिटर्स के बारे में। इसमें दोनों ग्लिफ्लोजिन आते हैं, डैपाग्लिफ्लोजिन और एम्पाग्लिफ्लोजिन। लेकिन इसमें आपको याद रखना है, यूज दिस ड्रग्स डैपाग्लिफ्लोजिन एंड एम्पाग्लिफ्लोजिन रिगार्डलेस ऑफ डायबिटीज। अगर डायबिटीज नहीं भी है तो भी आप इनको फर्स्ट लाइन ड्रग्स की तरह ही ट्रीट करो। फिर हम बात करते हैं आपके एक्यूट हार्ट फेलियर विद पल्मोनरी इडिमा के बारे में। देखो, जब भी पेशेंट के अंदर एक्यूट हार्ट फेलियर होता है तो डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है हाइपोक्सिया होता है। और हाइपोक्सिया क्यों होता है? ड्यू टू पल्मोनरी इडिमा। आपको कॉज समझाते हैं कैसे होता है ये। जब आपका एक्यूट हार्ट फेलियर होगा तो मान लीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल का फेलियर हुआ, ओके। अब इसके कारण क्या होगा ना, लेफ्ट एट्रियम के अंदर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से बेसिकली ब्लड बाहर पंप ही नहीं हो रहा, तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा, फिर उसके बाद लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी प्रेशर बढ़ेगा। उसके बाद जो आपकी पल्मोनरी कैपिलरीज है, ड्यू टू बैकवर्ड कंजेशन होगा ना, बैकवर्ड फ्लो बढ़ जाएगा, बैकवर्ड कंजेशन होगा, पल्मोनरी कैपिलरीज के अंदर भी आपका हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ जाएगा ड्यू टू द फ्लूइड ओवरलोड। और ये फ्लूइड फिर एल्विलाई के अंदर आपका चला जाएगा डिफ्यूजन के थ्रू, जिसके कारण आपका जो ऑक्सीजन है उस वो नहीं आ पाएगा, ऑक्सीजन जो है एल्विलाई के अंदर नहीं आ पाएगा। ये चीज होगी। दस दिस विल लीड टू पल्मोनरी एडिमा लीडिंग टू हाइपोक्सिया, और इस हाइपोक्सिया के कारण आपकी डेथ होगी। तो इसलिए पहली चीज तो आप देते हो इस केस में एक्यूट हार्ट फेलियर में, वो है ऑक्सीजन दे देते हो ताकि हाइपोक्सिया से डेथ ना हो। फिर आप एक्सट्रीमिटीज को चेक करते हो। अगर एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है तो आप ये समझ जाते हो कि ये केस है आपकी कार्डियोजेनिक शॉक का, मतलब आपका एसबीपी जो होगा वो लेस देन 90 होगा ऑब्वियसली। तो इस केस में अगर आपको कोल्ड एक्सट्रीमिटीज आती है तो फिर आप नॉरएपिनेफ्रिन शुरू कर दोगे। नॉरएपिनेफ्रिन को हम फॉलो करते हैं आईवी फ्यूरोसमाइड से। आईवी फ्यूरोसमाइड से इसलिए शुरू करते हैं ताकि वो इस इडिमा को कम कर सके।
बाय रिड्यूसिंग द प्रीलोड ऑन द हार्ट। ओके, फिर हम बात करते हैं कि अगर एक्सट्रीमिटीज वार्म होती है तो उस केस में हम डायरेक्टली आईवी फ्यूरोसमाइड लगा सकते हैं, डायरेक्टली आईवी फ्यूरोसमाइड लगा सकते हैं अगर वार्म एक्सट्रीमिटीज होती है तो। और फिर हम एसबीपी को चेक करते हैं, अगर एसबीपी आपका 90 टू 110 होता है तो फिर इस केस में हम डोब्यूटामिन देते हैं, और अगर आपका एसबीपी मोर देन 110 होता है तो उस केस में हम वेजोडाइलेटर देते हैं। कौन सा वेजोडाइलेटर देंगे? अगर हार्ट फेलियर आपके एमआई के कारण हो रहा है तो नाइट्रोग्लिसरीन देंगे, अगर हार्ट फेलियर आपके हाइपरटेंशन के कारण हो रहा है तो नाइट्रोप्रोसाइड देंगे। फिर हम बात करते हैं, एक सवाल है, एक 62 ईयर ओल्ड मैन विद, सॉरी ये मैंने आपके फर्स्ट लाइन ड्रग्स बताए, कुछ अदर ड्रग्स होती है जो कि बेसिकली फर्स्ट लाइन ड्रग्स नहीं है क्योंकि ये मॉर्टेलिटी को डिक्रीज नहीं करती, लेकिन इनको भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे डायोरेटिक को हम यूज कर सकते हैं अगर सिम्टम्स रहे आपके वॉल्यूम ओवरलोड के, तो उस केस में हम डिजॉक्सिन को यूज कर सकते हैं। जब हार्ट फेलियर के साथ एट्रियल फिब्रिलेशन प्रेजेंट रहा, हम इवाब्रेडिन को यूज कर सकते हैं जो कि फनी सोडियम करंट चैनल्स को बेसिकली इनहिबिट करता है। इवाब्रेडिन को तब यूज करना है जब आपके एनवाईएचए के सिम्टम क्लास 2 एंड क्लास 3 प्रेजेंट हो, एंड मैक्सिमम बीटा ब्लॉकर देने के बाद भी आपका हार्ट रेट मोर देन 70 हो, तब जाके जो है बेसिकली आपको क्या यूज करना है, इवाब्रेडिन यूज करना है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सवाल कीजिए, एक 62 ईयर ओल्ड मैन है विथ हार्ट फेलियर, रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन उसका 30% है, एस इनिबिटर पे है, बीटा ब्लॉकर पे है, स्पाइरोनोलैक्टोन पे है, एसजीएलटी2 इनिबिटर पे है, परसिस्टेंट एनवाईएचए क्लास 3 सिम्टम और हार्ट रेट 64 है, बीपी इतना है, व्हाट इज द नेक्स्ट बेस्ट स्टेप? क्या इवाब्रेडिन स्टार्ट करेगा? नहीं करेंगे, सारी इंडिकेशन तो फॉलो कर रहा था इवाब्रेडिन के, पर हार्ट रेट मोर देन 70 होना चाहिए पर मिनट, तब जाके हम इवाब्रेडिन को स्टार्ट करते हैं, तो इधर नहीं कर सकते। स्विच करें एस इनहिबिटर को आर्नी, तो जी हाँ ये कर सकते हैं क्योंकि आर्नी जो होता है 81 रिसेप्टर ब्लॉकर विथ नेप्रोलाइसिन इनहिबिटर, ये ज्यादा बेटर कॉम्बिनेशन होता है एज कंपेयर टू एस इनहिबिटर, तो ये हम कर सकते हैं। लूप डायरेटिक को इस मोमेंट पे ऐड करने का कोई तर्क है नहीं क्योंकि कोई वॉल्यूम ओवरलोड को आपको बताया नहीं गया है क्वेश्चन के अंदर, एंड रेफर फॉर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा।